Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and an economist. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today difficulties in measuring national income or difficulties in calculating national income. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कैलकुलेशन करना या मेजर करना, कोई इसके अंदर मेजर फुट्टा लेके उसको मेजर नहीं करना होता है। ये स्टूडेंट्स हमारे ढूंढते रहते हैं बेचारे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, बुक्स के अंदर उनको सॉलिसिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सर शायान लेके आए हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, सारा कुछ इसी लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। साथ रहना, वीडियो को आखिर तक देखना। सबसे पहली बात क्या होती है, पाकिस्तान जैसी जो हमारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हमारा एक प्यारा सा मुल्क, हमारे जैसे मुल्कों के अंदर सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है। जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं वहां पे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन इतना रॉकेट साइंस नहीं होती, क्योंकि चीजें रजिस्टर्ड होती हैं बहुत हद तक, ई ट्रांजैक्शंस होती हैं, टैक्स छुपाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारे मसाइल को आप वहां पे हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर आप उन सारी चीजों से बच के निकल लेते हैं। इसलिए बेसिकली नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आती हैं, लाइक पाकिस्तान। सबसे पहला प्रॉब्लम डीमोनेटाइज्ड गुड्स। डीमोनेटाइज्ड गुड्स इसका मतलब क्या है? Goods consumed by the producers themselves or bought and sold as their prices are not fixed by the forces of demand and supply called demonetized goods। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं एक आम सी मिसाल देता हूं। आप जब सफर करते हैं नॉर्दर्न एरियाज का, पाकिस्तान में आप सफर करते हैं, आप देखते हैं जनाब सड़क के किनारे बहुत सारे लोग शहद के छत्तों के, शहद के स्टॉल लगा के बैठे हुए होते हैं। हर एक की कीमत अलग होती है। कोई आपको 1000 रुपए का दे रहा होता है, कोई आपको 4000 रुपए का दे रहा होता है। बेसिकली क्या है ये, एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। हमारे यहाँ तो यूजुअली मार्केट फोर्सेज कंट्रोल ही, पता नहीं किस तरह से हमारी प्राइसेस कंट्रोल हो रही होती है। कंट्रोल के प्राइसेस का कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है, ठीक है। मैं इस वक्त आपको इसी तनाजुर के अंदर ये बात समझा रहा हूं। आप वहां पे जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जब गया हूं या जब भी गया हूं, शहद हमने हमेशा खरीदा। शहद मुझे बहुत पसंद है खरीदना, खाना भी। तो उसमें अपनी प्राइसेस लोगों ने रखी हुई होती हैं, पीछे से कोई जो मर्जी, उसने जो पैदा किया अब वो खुद खा भी सकता है, खुद कंज्यूम भी कर सकता है, और वो अपनी मर्जी के साथ बेचेगा। डिमोनेटाइज्ड गुड्स हैं। दीज गुड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन, दे आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखो ये बात समझना, ये नेशनल इनकम का पार्ट तो है, लेकिन इनको हम नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द कल्टिवेटर यूजेस द ग्रेन्स बाय हिमसेल्फ। अगर मिसाल के तौर पे शहद वाले ने शहद पैदा किया और उसने उस शहद को खुद इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और ऐसा बहुत सा होता है। हमारे गांवों के अंदर आप चले जाएं, हम मीरपुर साकरो वगैरह के अंदर जाते हैं, और दीगर हम शहरों के अंदर, पंजाब के अंदर जैसे जाते हैं जब भी हम, तो जिन ज़मीनों के ऊपर हम रुकते हैं, उन्हीं ज़मीनों के ऊपर उनके अपने ही जानवर हैं सारे, उनके अपने जानवर हैं, उनकी अपनी फसलें लगी हुई हैं। वहीं से ताज़ा ताज़ा जनाब उन्हीं का गंदुम होता है, वो कट तक गंदुम की उसी की रोटी बनती है, उन्हीं की ज़मीनों पर लौकी उगी हुई होती है, उन्हीं की मुर्गी वो काट देते हैं, वो खा लेते हैं। अब समझने की कोशिश करो, दे आर द कल्टिवेटर्स। इन्होंने ये कल्टीवेट की हैं चीजें, इन्होंने ये पैदा किया, खुद ही इस्तेमाल करके खा गए। अब ये प्रोडक्शन का पार्ट तो है, प्रोडक्शन का पार्ट तो है, नेशनल इनकम की कैलकुलेट नहीं हो सकता, मार्केट में नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, ऑफिशियल चैनल से अगर कोई चीज मार्केट में ना आए तो भी वो डिमोनेटाइज्ड गुड कहलाती है, जो मैंने आपको शहद की मिसाल दी थी। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं जनाब। अगला इशू क्या आता है, देखो कंट्री के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आके ऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है, अभी DHL ने हाल ही के अंदर क्या कहा है, हम अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं पाकिस्तान से। क्यों? वो अपना पैसा ले जाना चाहते हैं, उनको हम पैसा ले जाने नहीं दे रहे। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपना डॉलर, देखो फी सबीलिल्लाह तो कोई काम नहीं करता। कोई आपके मुल्क में आया है, उसने आके अपना बिजनेस लगाया, अपना सेटअप लगाया, दे वांट टू अर्न, उनको अपना पैसा बाहर भेजना है। जब उन्हें अपना पैसा बाहर भेजना है, वो अपना रुपए के अंदर पैसा थोड़ी बाहर भेजते हैं, वो तो अपना डॉलर से पैसा बाहर भेजते हैं। उन्होंने अपने यहाँ पे पैसे को अपने अकाउंट के अंदर रखा, उसको कन्वर्ट करते हैं और वो डॉलर के हिसाब से पैसा बाहर जाता है। उनके पैसे को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज ऑपरेट हो रही होती हैं, कोका कोला है, KFC है, मैकडोनल्ड है, एंड सो ऑन। अब ये पैसा, इनका आउटपुट तो पाकिस्तान के अंदर है, इन्होंने पैदावार तो की है।
इसको आप पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी में पाकिस्तान की नेशनल इनकम के अंदर रखेंगे या आप इसको बाहर के नेशनल इनकम के अंदर डालेंगे। मैंने आपको बताया था जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस क्या होता है। जीडीपी वो होती है जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो है वो टोटल आउटपुट पैदा हो रहा है। जीएनपी वो होती है जो हमारे लोग हैं बाउंड्री के बाहर पैदा कर रहे हैं, सो ऑन। तो इसके अंदर आप जीडीपी जीएनपी की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं दोनों बड़ी डिटेल्स के साथ, ये लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, जाके देखिएगा। जीडीपी जीएनपी बहुत डिटेल्स के साथ हैं, तो उसके अंदर आप समझ लेंगे पूरी। मैं इस वक्त यहाँ पे पूरी ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यार पैसा तो इन्होंने यहाँ जनरेट किया है, बाहर भेज दिया, इसको अब कहाँ पे कैलकुलेट करें। रुपया जनरेट किया, डॉलर बाहर भेज दिया, अब क्या करें। लेकिन जो कंट्रीज स्टेबल होती हैं वो इस मसले के साथ इजीली डील कर लेती हैं, क्योंकि उनके इतने बड़े बड़े डेफिसिट नहीं होते हैं। हमारी कंट्री का बहुत बड़ा डेफिसिट है, हम नुकसान में चले जा रहे हैं, ठीक है। आप पूरे जीसीसी के अंदर चले जाएं, उनके अपने कौन से बिजनेसेस हैं वहाँ पे, उनके अपने तो 5-6 बिजनेस हैं। उनके अपने सऊदीया चले जाएं, यूएई चले जाएं, इनके अपने तो थोड़े से बिजनेसेस। हाँ, सऊदीया वगैरह के अंदर अब इनके बड़े बड़े बिजनेसेस आ गए हैं, लेकिन यूजुअली आपको सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स दुनिया के ऑपरेट होते हुए दिखेंगे। यानी वो ब्रांड जिनका टर्नओवर पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, वो भरे में सऊदीया के अंदर, वो भरे में यूएई दुबई के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपना पैसा बाहर भेजते हैं, वो जाने देते हैं, क्योंकि इनका सरप्लस बहुत बड़ा है, हमारा डेफिसिट बहुत बड़ा है। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सरप्लस बड़ा है, इनके पास फॉल बैक करने के लिए बहुत ठीक ठाक अमाउंट पड़ा है, कोई इशू ही नहीं है, वो आराम से उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास फॉल बैक करने के लिए ही कुछ नहीं, हमारे आगे खड्डा पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि अब इसको कहां ऐड करना है, ये क्वेश्चन है, वेदर द इनकम इज द पार्ट ऑफ ओन कंट्री और द होस्ट कंट्री। ये जो इनकम जनरेट हुई है ये उनकी कंट्री का, जहां से वो आए हैं वहां का पार्ट है, या हमारी कंट्री का पार्ट है, या हमारे यहाँ जनरेट इन्होंने किया, ये एक सवाल होता है। तो ये जीडीपी जीएनपी में चले जाता है, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अब देखो मसला क्या है कि आज तक हमें यही नहीं पता कि पाकिस्तान की असल में कुल आबादी है कितनी रजिस्टर्ड। और आज भी जब गवर्नमेंट कभी एमएनएसटी स्कीम या एनआईसीज को अनाउंस कर दे कि जी हम हर रहने वाले का एनआईसी बनाते हैं, तो आप देखेंगे आपको लाइन की लाइन, यानी हजारों लोग आपको नादरा ऑफिसेस के बाहर नजर आएंगे। और उसमें कई लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र आपको 40, 45, 50 टच करती हुई दिखेगी, पर उनके पास एनआईसीज नहीं है। They don't even have NICs, अगर गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस करे, और ऐसा हुआ है माजी के अंदर, ठीक है। सवाल यह है कि जब NIC नहीं है तो स्टैटिस्टिकल डाटा कहां से आएगा आपके पास। हमारी कंट्री के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा का बहुत बड़ा फुकदान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, उनको NIC मिल गए मिसाल के तौर पे। अब स्टैटिस्टिकल डाटा जब अवेलेबल नहीं है, अब दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जब जाते हैं मार्केट में कहीं से भी कोई सामान खरीदने के लिए, मुझे आप बताइए आपने कितनी मरतबा ऐसा हुआ है परचून की दुकान पे आप जाएं, आप बोले भाई मुझे पक्की रसीद दो, आप मांगे, बोलेगा चलो भाई जाओ जाओ, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए, आप उसे मांग के दिखाएं। मोनोपोली बनी है ना। लेकिन 25 आदमी जो उसकी दुकान के ऊपर खड़े हो बोले सारे चलो भाई ये हमें पक्की रसीद दो, देखें तो सही तुम टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हो, कोई नहीं पूछता। स्टैटिस्टिकल डेटा, वो आपसे कहता है जी कैश में दे दो मुझे पैसे। कितनी बार हा दफा ऐसा हुआ है कि मैं मार्केट में गया, मैंने अपना कार्ड निकाला पे करने के लिए, क्रेडिट कार्ड निकाला या अपना डेबिट कार्ड निकाला, सर कैश में दे दें, सर मशीन नहीं चल रही हमारी। कितनी दफा ऐसा हुआ, सिवाय बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं दे ऑलवेज से ओके सर अपना कार्ड निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, लेकिन नहीं देते। क्यों? क्योंकि कैश के अंदर जब पैसा, मैंने गाड़ी खरीदी, बंदे ने कैश में पैसा मांगा है, शोरूम वाले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैश में पैसा मांग रहे हो, सर कैश में देते। मैंने बोला भाई बैंक में ले लो। मैंने बोला इतनी बड़ी अमाउंट में क्या थैलों में भर के लाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, आप मुझसे बोलो इसमें मैं आपको बैंक में ट्रांसफर कर देता हूँ, पे ऑर्डर ले लो, आप पे ऑर्डर बना देता हूँ, चेक दे देता हूँ मैं। नहीं सर कैश में देते हैं। मैंने भाग भाई मैं नहीं ले रहा उससे गाड़ी। दूसरे के पास गया, बड़ा मुंह बना के बड़ी मुश्किल से जनाब उसने मुझे दिया। क्यों? उसने बोला सर इसके ऊपर टैक्स कट जाएगा। अब उनका भी कहना सही है और हम सबका भी कहना सही है, Nobody wants to pay टैक्स, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स के अंदर रिटर्न चाहिए होता है। आप जब एक गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो अब आपका राइट है, आप उस गवर्नमेंट से सेफ्टी लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, पीने का साफ पानी लेते हैं, गैस लेते हैं, बिजली लेते हैं, सड़कें लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, ओल्ड सर्विस बेनिफिट लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेते हैं, बच्चों की तालीम लेते हैं, निज़ाम लेते हैं, एक इज्जत लेते हैं माशरे की। दुनिया के अंदर आपके पासपोर्ट की आप इज्जत लेते हैं, हमें क्या मिलता है टैक्स देने के बदले में? मेरा ये एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, हमें क्या मिलता है जो इतना बड़ा, यानी मैं एक ऑन एवरेज आप 1000 रुपए अगर लेके निकलते हैं तो तकरीबन 475 रुपए आप टोटल उसके ऊपर टैक्स दे देते हैं। 2-4-5 चीजें खरीदते हैं आपसे, 2-4 चीजें खरीदते हैं, आपके 475 450 रुपए आप टैक्स देते हैं, बट व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न?
नथिंग। इसलिए लोग कहते हैं कि यार हम टैक्स बचाएं, हम टैक्स ही ना पे करें, हम क्यों टैक्स पे करें। तो लोगों का ये राइट है, लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई हम टैक्स क्यों पे करें जब हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो अब सवाल ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल नहीं होता, चीज़ें रिटर्न में नहीं होती। मैंने आपको बताया कैश के अंदर चल रहा है, अंडर टेबल सारा काम चल रहा है, तो वो गवर्नमेंट की नज़र के अंदर बहुत कुछ नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको गवर्नमेंट नज़र रखना ही नहीं चाहती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको गवर्नमेंट की नज़र से गुजर जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो फिर सब कुछ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड बेसिक डाटा, करेक्ट कंप्यूटिंग ऑफ नेशनल इनकम इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एग्जैक्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी हो डाटा की, वो है ही नहीं। दूसरा चीज़, प्राइस फ्लक्चुएशंस। मैं अभी हाल ही में एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रांड पे, एक सुपरमार्केट सुपर स्टोर का ब्रांड है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, वो मुसीबत ही ना हो जाए उनके लिए। तो मैं जब वहाँ शॉपिंग करने के लिए गया तो मैंने देखा कि सब चीज़ों पे से, अभी ये लास्ट जून जुलाई की बात है जब मैं गया था, तो आई चेक इट, सबके ऊपर प्राइस टैग्स लगे हुए थे। इस वक्त सब पे से प्राइस टैग्स हटे हुए थे, हर चीज़ पे से प्राइस टैग हटा हुआ है। ठीक है, और वहाँ कुछ बंदे घूम रहे हैं, आप उनसे पूछ लेते भाई ये कितने का है, तो वो आपको उसको देख के टींट करके ये सर इतने का चल रहा है अभी, अच्छा। या अगर आपको थोड़ा सा प्राइस का अंदाजा है तो आप वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं और काउंटर के ऊपर जब करते हैं तो काउंटर में वो करंट लिस्ट निकालता है और वो आपको उस वक्त की प्राइस बताता है। प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए चली जा रही हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि उसके अंदर दो नंबरी भी चल रही है। जो प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं वो उसके अंदर अपना प्रॉफिट, प्राइस एकदम से बढ़ गई, उन्होंने जो पुराना माल था उन्होंने नए रेट के ऊपर उसको लगा दिया। लेकिन ये जो फ्लक्चुएट होती हुई प्राइसेस हैं ये एक इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती हैं, इससे आपके पास डेटा ही कलेक्ट नहीं होता। इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई आर इनस्टेबल, थस द प्राइसेस फ्लक्चुएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि अभी जो हमारा वीकली इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, मैं उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, वीकली वो 40% इन्फ्लेशन बता रहा है। 40% इन्फ्लेशन, कैन यू इमेजिन क्या होता है 40% इन्फ्लेशन? यानी एक चीज जो आज 100 रुपए की है, आप इसको एक हफ्ते बाद लेने के लिए जाएंगे वो 140 रुपए की होगी। आपकी इनकम तो वही है, आपकी इनकम वही है, एक आदमी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 40% उसका स्ट्रेट इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं उस स्ट्रेट इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं जो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है। अनरिकॉर्डेड इन्फ्लेशन की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। अनरिकॉर्डेड तो बेशुमार एक्सपेंसेस हैं जो आपके अचानक से बढ़ गए, लोगों ने प्राइसेस को अपनी मर्जी का इंक्रीज कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैंने एक मोबाइल लिया था लास्ट जुलाई अगस्त में, हाँ अगस्त में मैंने मोबाइल लिया था, 50 समथिंग थाउजेंड का मोबाइल था। ठीक है, नया मोबाइल लिया था, सैमसंग का मोबाइल था, 50,000 का, 55,000 रुपए का। मैंने कल उस मोबाइल की कीमत दी कि वो 75,000 पे खड़ा हुआ है अभी वो मोबाइल। तो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे सेल आउट करना है मोबाइल, मैंने कहा सेल आउट करना है, 65 का बिक जाएगा मानी भाई। अभी मैंने बोला 55 का तो मैंने लिया था, 6 महीने इस्तेमाल के बाद 65 का बिक रहा है। कहना हाँ मानी भाई 65 का ले लेंगे हम। इमेजिन। तो बेसिकली कहने का, समझाने का जो मतलब ये है आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस हमारे यहाँ फ्लक्चुएट हो रही हैं, नेशनल इनकम इंस्टेबल हुआ होता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सूरत हाल के अंदर कि कैलकुलेट किस बेसिस के ऊपर करें, किस प्राइस पे रख के कैलकुलेट करें। आज जिस प्राइस पे करेंगे कल पे प्राइस चेंज हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ये बहुत फनी सी वीडियो है, पहले आप इसको देखें, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वॉच इट। क्या है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। अरे बेवकूफ, बच्चे कितने पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 हैं। आपकी शादी हुई है? बेशरम। सो आपने ये वीडियो एंजॉय की, यही प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। देखो स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ वाकई ऐसा है कि अभी आपको हाल ही के अंदर मैं याद करवाता हूँ कि जब ये इंपोर्ट का बैन लगा तो लोग हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं वो इतने नन्हे इतने मासूम होते हैं कि उनको ये पता नहीं था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड
एंड जो लोग ये जहाज़ों से आ रहे हैं बेचारे, उनके पास जो उनका अपना सामान है उसमें क्या फ़र्क है। तो लोगों के बैग खुलवा दिए, लोगों की चॉकलेटें निकाल ली, लोगों की परफ्यूमें निकल गई, बड़े सारे मसले हो गए। फिर उनको बताया गया भाई इंपोर्ट पे बैन लगा है, भाई इंपोर्ट पे बैन लगा है। इंपोर्ट का मतलब ये है जो ऑफिशियल तरीके से जो इंपोर्ट आती है वो अलाउ नहीं है फिलहाल के लिए। तो कहा ओ अच्छा 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 अच्छा, अब तो वो चॉकलेटें जा चुकी थी, परफ्यूमें भी जा चुकी थी, सामान भी सारा शॉर्ट हो चुका था। तो लिहाजा स्किल्ड लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग नहीं है हमारे पास। तो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना कोई इतना आसान नहीं होता, क्रिटिकल जॉब होती है, उसकी करने के लिए क्रिटिकल समझदार लोग चाहिए। यहाँ कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, यहाँ तक आज तक हमारे यहाँ टाइपराइटर चल रहा है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। मैंने खुद आई एम एविडेंट, मैंने खुद एक जगह पे टाइपराइटर वालों को कंप्यूटर सिखाने की कोशिश की थी। आई कांट इवन टेल यू कितना बैड एक्सपीरियंस था, क्या बैड एक्सपीरियंस है। इतनी बेइज्जती की थी मेरी, इतनी बेइज्जती की थी, इतना जलील किया था मेरे मुंह के ऊपर कि तुम दो टके के दो पैसे के आदमी, तुम हमको कंप्यूटर चलाने सिखाओगे। अब कंप्यूटर 25 साल से टाइपराइटर चला रहा हूं मैं, मुझसे ज्यादा तेज टाइपराइटर कोई नहीं चला सकता, तुम मुझको सिखाओगे कंप्यूटर क्या होता है। बस फिर इस सोच के साथ आप काम करेंगे तो सोच लें हम कहां जा रहे हैं। तो मोर ओवर द नंबर ऑफ स्टाफ इज नॉट सफिशिएंट, हमारे पास स्टाफ भी अवेलेबल नहीं होता है। हमारे यहाँ कहीं से इधर से उधर से पकड़ के लोग जो है वो लगा देते हैं। हम जाओ जी ये आप देखेंगे, ये जो क्या नाम है इसका, ये मर्दमशुमारी जो होती है, गवर्नमेंट टीचर बेचारे मर्दमशुमारियां कर रहे होते हैं, थोड़े से पैसों के लिए उनको मर्दमशुमारी के ऊपर लगा देते हैं, उनको 5-6 हज़ार रुपए 10,000 रुपए मिल जाते हैं मर्दमशुमारी। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है बेचारे गवर्नमेंट टीचर्स की कि वो मर्दमशुमारी करें, वो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकें। हमारे यहाँ क्योंकि मर्दमशुमारी यही होती है कि बस जाके आपके यहाँ कितने लोग हैं, आपके यहाँ कितने भी बच्चों को लाके उसको जमा करवा देते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डाटा को अगर आपको कलेक्ट करना है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूज अमाउंट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर के लिए रखा जाता है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वर्सेस जो हमारी रिकॉर्डेड परफॉर्मेंसेस के अंदर एक डिफरेंस होगा। मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये वाली स्लाइड समझा दी आपको। चलें जी मूव करते हैं। अच्छा जी, लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे याद है हमारी अम्मी बताती थी कि उनके ज़माने में एक सब्जेक्ट होता था सिविक के नाम से, मुझे नहीं पता क्या होता था, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि शायद उसके अंदर कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाया जाता था। ये मैंने सुनी है ये बात, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वी डोंट ओन। हम ओन अच्छी अच्छी चीज़ों को करते हैं, मीठा मीठा हाप हाप, कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है। तो अब हमें तो शुरू से ये बात बताई जाती है कि वी आर अ टैक्स चोर नेशन, हम लोग टैक्स चोर नेशन है, हम लोग जो है वो टैक्स चुराते हैं, हम लोग टैक्स नहीं देते एंड सो ऑन। और ये कुछ हद तक देखा, हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो ये कह सकते हैं आप, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान देता है। एक 5 साल का बच्चा भी अगर वो एक चीज ले, एक टॉफी खरीदने के लिए जाता है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहा है। तो वी आर नॉट द टैक्स चोर नेशन। हम डायरेक्ट टैक्स जो है, बहुत बड़ी आवाम वो नहीं पे करती, बट देयर इज ए क्वेश्चन व्हाई शुड वी पे, व्हाट आर वी गेटिंग इन रिटर्न। वी कैन रेज अ क्वेश्चन कि हमें उसके रिटर्न के अंदर क्या मिल रहा है, मजीद भुखमरी, मजीद महंगाई, या हमें उसके रिटर्न के अंदर क्या मिलता है। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको याद होगा अभी जब ये डॉलर वगैरह के मामलात खराब हुए, तो जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने अपने पैसे को हुंडी के जरिए पाकिस्तान में भेजना शुरू किया, थ्रू बैंकिंग चैनल्स नहीं भेजा। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन ये कि बैंक हमें रेट अच्छा नहीं दे रहे, दूसरा रीजन ये कि वी डोंट केयर। बाहर वाले कहते हैं हमें क्या है भाई, मुल्क को इससे नुकसान होता है, हो मेरा पैसा तो ज्यादा पहुंच रहा है, हुंडी मुझे रेट ज्यादा दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सऊदीया में रह रहा है तो जिस वक्त 57 रुपए का रियाल था, उस वक्त हुंडी आपको 65 रुपए का रेट दे रहा था। इस वक्त तो 70 समथिंग का रियाल पहुंचा हुआ वहां पे, ठीक है। तो इमेजिन कि 57 इंटर बैंक आपको दे रहा है, हुंडी आपको 65 रुपए का दे रहा है, लोग कह रहे हैं मैं तो हुंडी से भेजूंगा। अब हुंडी के अंदर क्या होता है कि पैसा इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट नहीं होता, पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं होता, पैसा वहीं के वहीं आपको ट्रांसफर हो जाता है, वहीं के वहीं आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे कैश दे देते हैं अपनी प्लेस के ऊपर, और वहाँ पे वो आपको जो है वो अकाउंट के अंदर पैसे डल जाते हैं, आपको कैश चाहिए तो आपको कैश मिल जाता है एंड सो ऑन। लेकिन इससे कंट्री को बड़ा नुकसान होता है, लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी डोंट केयर, हम लोग सेल्फिश हो गए, हम लोग कहते हैं भाई खल्ली वल्ली मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या है, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। तो हमने कभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं किया। हम तराने बजाने से और जो है वो झंडे लहराने से हम अपनी कंट्री को नहीं बचा सकते। हम वी हैव टू डू समथिंग
ऑन आवर ओन। तो पहला तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अवॉइड इनकम टैक्स, हम लोग अक्सर लोग इनकम टैक्स को अवॉइड करते हैं। मैंने भी इनकम टैक्स जो है वो फाइलर बनने के बाद मुझे 2 साल बाद पछतावा हुआ। मैंने बोला यार क्यों बन गया, मैं खामा खा बन गया यार, पैसे वैसे आ नहीं रहे, खामा खा उठा के मैं दिए चला जा रहा हूँ इनकम टैक्स के अंदर, मुझे तो नहीं बनना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, मेरी भी ये सोच थी। लेकिन मैं कुछ कंट्रीज को जानता हूँ, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, जहां पे मैंने इसकी हुंडी की बात की तो दे स्ट्रेट अवे, वो पूरा ग्रुप बैठा था, स्ट्रेट अवे सेड ये तो ट्रेटर है यार, ये तो गद्दारी है अपने मुल्क के साथ, हुंडी के साथ कैसे भेज सकते हैं लोग पैसा। मैंने बोला दैट्स कॉल्ड द कंट्री स्पिरिट। ओके, इनकम टैक्स ऑफिशियल इजीली ब्राइब, ये सारा सीन चल रहा है, हाँ जी पैसे दे दो, ब्राइबरी चलती है, रिश्वत चलती है हमारे यहाँ। जो रिश्वत के बगैर तो ये नहीं, एक बात कही जाती है ना, आपको गाड़ी भी ट्रांसफर करवानी है तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको घर ट्रांसफर करवाना है रिश्वत देनी, मतलब रिश्वत के बगैर काम नहीं चल रहा। वो ब्राइबरी जो छोटे लेवल के ऊपर चलती है वो ऊपर जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट एक नेशनल इनकम के ऊपर डालती है। कैलकुलेशन गलत होती हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा गलत होते हैं, उससे कंट्री को लगता है कि हम बहुत बुरे हालात के अंदर जा रहे हैं, कंट्री पैसे लेती है और फिर वो बेसिकली वो एक पूरी चेन है, वो पलट के हमारे ही ऊपर आके गिरता है। ठीक है, अच्छा जी आगे मूव करते हैं जनाब। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये भी बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ लोग स्पेशलाइज्ड जॉब्स नहीं करते, जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की। एक बंदा 4 साल इंजीनियरिंग करता है, थीटा बीटा मीटा कीटा ये सारा कुछ पढ़ता है, उसके बाद वो रगड़े खाता है, फिर वो फील्ड में जॉब करता है, फिर वो कहीं जाके किसी का वास्ता लगा के वो कहीं पे एक जॉब करता है, उसको उठाते हैं, वो कहते हैं चलें जी मार्केटिंग की जॉब है, आप मार्केटिंग करें, उसकी स्पेशलाइजेशन हट गई। तो अपनी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन से लिंक्ड उसकी अर्निंग नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। और यूजुअली एक बहुत बड़ी अवाम, इंक्लूडिंग शायद मैं भी उसके अंदर शामिल होऊंगा, हम लोग जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं वो अपने उस सोर्स से नहीं कर रहे हैं जिसकी हम स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन कुछ होती है, हम कर कुछ रहे होते हैं, हमारी अर्निंग कुछ और हो रही होती है एंड सो ऑन। जैसे कि टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर हर कोई जो है वो चल के उठ के आ जाता है, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी टीचर हूँ। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने इंटरव्यूज़ रखे हुए थे, तो मेरे पास जो है वो एक टीचर आते हैं और वो मुझे अपनी सीवीज़ देते हैं लाके। उनकी सीवी के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 11 मास्टर्स डले हुए होते हैं, 11 या 12 मास्टर्स। मैं तो हैरान परेशान, मैंने बोला यार 11-12 मास्टर्स, दिस इज़ टू मच, यानी कैसे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने इतने मास्टर्स, आप तो यंग है, कैसे कर ली। तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि उन्होंने जो मास्टर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे उन सबको उन्होंने अपनी सीवी में एज अ मास्टर्स मेंशन किया हुआ। एंड ही वाज सेइंग कि जी ये तो मेरे मास्टर्स हैं, इंग्लिश का मास्टर, उर्दू का मास्टर, सोशल स्टडीज का मास्टर, इसका मास्टर, उसका मास्टर। इमेजिन, ये हमारी एजुकेशन का हाल है कि मास्टर्स करने वाले को यही नहीं पता कि उसने बेसिकली किया क्या है। On the other hand, due to the specialization, they remain attached with their jobs, their income becomes stable and national income is also correct due to the greater extent। देखो अब ये एक सीन है। देखो कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, कि इस एजुकेशन के हिसाब से ये जॉब मिलेगी, उनके कोटा और उनकी इनकम लेवल बनी हुई होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं बीकॉम किया है आ जाओ गवर्नमेंट जॉब कर लो, बीए किया है आ जाओ गवर्नमेंट जॉब कर लो। ठीक है, जिनको लग जाती है, जिनकी लग जाती है बहुत जनाब, उनके मज़े होते हैं, फिर उनके तो मज़े ही मज़े होते हैं गवर्नमेंट की उनकी जॉब्स के। तो बताने का मकसद ये है कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जॉब्स नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पढ़ा कुछ है, डिजर्व कुछ करता है, कमा कुछ रहा है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आ गया हमारा। ठीक है, आगे मूव करते हैं जनाब। Okay, ignorance of illiteracy. In developing countries, most of the people do not keep their formal income and expenditure. ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को पता ही नहीं होता। मैं हमारे एक दोस्त हैं, बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़बरदस्त वाले माशाल्लाह, तो उनके साथ मैं बैठा था और उन्होंने मुझे दिखाया, यानी वो एक बड़े नॉर्मल से बिजनेसमैन, उनका नॉर्मल से, लेकिन उन्होंने मुझे अपना पूरा हिसाब किताब दिखाया। वो एवरी सिंगल डे वो अपनी पूरी क्लोजिंग करते हैं, वो लिखते हैं। इवन के जो मैकेनिक जो मेरी गाड़ी को सेट करते हैं, आई वॉज शॉक्ड कि यार इतना ऑर्गेनाइज बंदा, उसकी पूरी डायरी है, वो एक एक चीज़ नोट करता है, पूरी क्लोजिंग करता है, वो उसकी डायरियाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद, प्लस वो बेसिकली क्या है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी आवाम है जिनको यही नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, उनका पैसा कितना आ रहा है, उनका पैसा रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं। दे डोंट नो कि हमने पैसा कहाँ खर्च करना है, उनके पास चीज़ें नहीं होती। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट नेशनल इनकम इन द करेक्ट सिचुएशन। अगर उनको खुद नहीं पता कि उनके पैसे की, कुछ पैसा उन्होंने यहाँ रखा हुआ है, कुछ पैसा उन्होंने बैंक में डाला हुआ है, कुछ पैसा उन्होंने घर में
जमा कर रखा है, कुछ पैसे को उन्होंने कुछ लेके रखा हुआ है, दे डोंट नो कि उस पैसे को बेसिकली यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। अच्छा जी, फ्री सर्विसेज लास्ट है। मेनी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड रेंडर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कम्युनिटी एक्शन इनकम। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरी वाइफ है फॉर एग्जांपल, वो घर के अंदर अगर काम कर रही हैं, डोमेस्टिक जॉब्स कर रही हैं, ये वो काम है जो मैं किसी मासी से करवा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने मासी नहीं रखी हुई, अम्मी कर रही हैं, बाजी कर रही हैं, वाइफ कर रही हैं एंड सो ऑन। सो ये फ्री सर्विसेज हैं बहुत सारी। मैं इस वक्त फ्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, फ्री खड़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपनी मेरे इंस्टीट्यूट में आप लोग आएंगे, ठीक ठाक अमाउंट में चार्ज करता हूँ, अपनी पर लेसन चार्ज करता हूँ, मुझसे जो काउंसलिंग लेते हैं लोग उसको मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन इस वक्त यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूं तो जनाब मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। तो ये सर्विसेज जो फ्री हो रही हैं, जो काउंट नहीं हो रही, कुछ सर्विसेज फॉर ग्रांटेड हम ले रहे हैं, उसको हम ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। अगर उससे भी हम ऐड करें तो पता चला गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, वो इसके ऊपर भी टैक्स लगा दें, बोले कि जी वो वाइफ जो काम कर रही है तो हम कंसीडर करेंगे कि वो घर के अंदर एक मासी ने काम किया और उस मासी को आपने इतना पे किया, लाइन उसका भी टैक्स दे दें। अलमान अल हफीज़ है जी। तो दिस वॉज माई लेक्चर ऑन डिफिकल्टीज फेस्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिफिकल्टीज़ का लेक्चर भी पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ा मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।